हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा और यार आज हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो यार सबसे पहले आता है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम पढ़ते हो मेटल्स, फिर तुम पढ़ते हो नॉन मेटल्स। क्या चल रही है? लेट मी एक्सप्लेन यू। तो यार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में वो पूछ सकता है। जैसे आप क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो अभी उसमें दे देगा मान लो सोनरस है, डक्टाइल है, मैलिएबिलिटी है, तो वो भी पढ़ के पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा बस। तो यार सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको पढ़ रहे होंगे? डिफरेंसेस के थ्रू, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उस तरह से याद करोगे तो याद भी हो जाएगा आसानी से। ओके, तो मेटल्स है और इधर आपका नॉन मेटल्स है। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो यार मेटल्स आर लस्चरस शाइनी, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। अगर वो अपने प्योर फॉर्म में है ना तो वो शाइनी होते हैं, ठीक, चमकते हैं यार, सीधी सी बात है। और मेटल जो होते हैं यार वो हार्ड होते हैं, जनरली सॉलिड। हाँ जी, तो जो तुम्हारा मेटल होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है और जनरली वो सॉलिड होता है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है यार, ये तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, हालांकि एक एक्सेप्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने सुना होगा मरकरी के बारे में, है ना? तो मरकरी क्या करता है यार? मरकरी जिसका सिंबल है Hg, ठीक है, ये है तो क्या, ये है मेटल। मरकरी इज अ मेटल, बट ये मेटल है बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में। तो यार ये तुम्हें ना पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन वी हैव थर्ड नंबर पे मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी, मान लो ये मेटल है, ये मेरा मेटल है सॉलिड फॉर्म में, अब इसको मैं एकदम से मार मार के ऐसे मैंने शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये एक शीट बन गया। दिस इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी मेटल को आप उसको पीट के उसको आप एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, शीट में, समझ रहे हो? बस लाइक ये देखो आप, ये भी एक शीट है। तो मान लो मेरे पास मेटल था और उसको मैंने मस्त एकदम पीट के इतना पतला सा शीट बना दिया। अगर किसी को भी आप ऐसे पतला सा शीट में कन्वर्ट कर सकते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। एंड दैट मेटल इज, या दैट एलिमेंट इज मैलिएबल। ओके, तो यार एग्जांपल में आता है गोल्ड और सिल्वर। मतलब गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा ही मैलिएबल होती हैं। बात करते हैं यार डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी मतलब समझाते हैं। जैसे ये मेटल था, इसको जब मैंने पीट के एकदम चिपटा कर दिया, समझ रहे हो? चिपटा मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे शीट बना दिया था मैंने, तो इसको हमने बोले यार ये मेटल हमारे पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है। बहुत बढ़िया जी। अब यार मानो इस मेटल को मैंने, ये जो मेटल था इसको पीस के मैंने ऐसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वायर बना दिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, एंड दैट मेटल इज नोन एज डक्टाइल। ओके, चलो जी। हाँ जी, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है जी। तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, कौन सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? तो तुम बोलोगे गोल्ड। अब ये पूछ सकता है कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा आप वायर बना सकते हो? आप बोलोगे 2 किलोमीटर। ओके, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में ये पेन है, ठीक है, इसको आप ऐसे आग पे रखे हो। अब यार ये पेन तो गर्म होगा ही गर्म होगा, साथ में ये जो हैंडल है ना ये भी गर्म हो जाएगा, बिकॉज हीट ट्रांसफर होता है। अब यार आते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली और इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। मतलब इनको जब आप हीट करोगे, क्या अभी लोहा है ना, चलो अच्छा, ये जो आपने मान लो लोहे का कढ़ाई है, सॉरी कढ़ाई ऐसा नहीं दिखता है मान लो ये कढ़ाई है लोहे की और इसको हम लोग हीट करें, इसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो क्या ये पिघल जाता है? बोलो बोलो बोलो। नहीं पिघलता है। मतलब इसका जो, लेकिन जो अंदर पानी वगैरह था वो सब तो उबलते भी हैं, वो सब इवेपोरेट भी होते हैं, उनको छोड़ो, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं पिघला? क्योंकि ये एक मेटल है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है दादाजी वो हाई होती है। बस, चलो जी। जनरली मेटल्स आर सोनरस,
जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब उनको अगर आप ऐसे पटकोगे या वो दो मेटल्स को ऐसे आपस में लड़ाओगे तो वो आवाज़ निकालते हैं, जैसे ऐसा आवाज़ कुछ निकल रहा है, तो उसको हम लोग सोनरस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, अच्छा मेटल्स के एग्जाम्पल में तुम्हारा कॉपर होता है, फेरस मतलब आयरन, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये जैसा कि मैंने एक्सेप्शन पहले ही बताया कि मरकरी Hg एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो चलो यार बहुत बढ़िया, इसको तो अपन जान ली। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स पे, नॉन मेटल्स की। तो बेसिकली नॉन मेटल्स, जैसे मेटल्स लश्चरस होते हैं, प्योर फॉर्म में शाइनी होते हैं, बट हमारे नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते, ठीक है। सेकंड नंबर पे दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन लिक्विड। अच्छा जी, जनरली जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे। सॉरी है, गलत बोला मैंने, मैं चेक कर रही थी तुम्हारा कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना अच्छा है। वेल दे आर, देखो यार जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो हमारे सॉलिड्स होंगे या वो हमारे गैस होंगे। एग्जाम्पल, तुम देखो जनरली किसको जानते हो ना, N2 नाइट्रोजन गैस बोलते हो, O2 ऑक्सीजन गैस बोलते हो, H2 हाइड्रोजन गैस बोलते हो। थर्ड नंबर पे यार नॉन मेलिएबल मेटल्स, मेलिएबल होते हैं, उनको आप मस्त पीट के शीट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ऐसा होता है कि ऐसे मारोगे ना वो टूट जाएंगे, ठीक है, वो ऐसे चिपटा नहीं होंगे, शीट नहीं बनाएंगे वो। बात करते हैं यार फोर्थ पॉइंट की, तो बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे नॉन डक्टाइल होते हैं। उनको आप पीटोगे तो जाहिर सी बात है वो टूट जा रहे हैं, या उनको खींचोगे तो भी वो टूट जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो टूट जा रहे हैं, बात खत्म, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 है कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, तो वो जैसे हमारे मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसी का अपोजिट है हमारे नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग। ओके, फिलहाल जो काम की बात है वो करते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो यार मैंने उर्दू में तो बोला नहीं था, है ना, वैसे तो मुझे उर्दू आती भी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे यही बोला है कि मरकरी जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड में, ये एक्सेप्शन होती है, पता होना चाहिए। मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, बस काम खत्म। ओके जी, ओके। सो यहाँ क्या था यार कि अब इसकी सेकंड लाइन की, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जी बिल्कुल, हमने बात करा है कि जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ रहा है? एक्सेप्शन ये है कि भैया गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ओ तरीके, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पहला एक्सेप्शन। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, दूसरा एक्सेप्शन। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। उत्तरी की गैलियम उठाया, एक एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पे, मतलब एक छोटी सी वीडियो सर्च करना, लिख देना मेल्टिंग ऑफ गैलियम ऑन पाम, वो दिख जाएगा। तो वो बस ऐसे अपने हाथ पे गैलियम रखे हैं और वो पिघल गया, तो वो हमारे हाथ की जो गर्मी होती है उतनी ही गर्मी से वो मेल्ट हो गया, उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है, ठीक है जी। सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लश्चरस। एज आई टोल्ड यू, हमने यहाँ पे पढ़ा यार कि नॉन लश्चरस होते हैं हमारे कौन भैया, नॉन मेटल्स। लेकिन बाबा यहाँ पे क्या है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लश्चरस। ये नॉन मेटल तो है बट ये लश्चरस है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया? तो नॉन मेटल तो है ये बट ये लश्चरस है। जनरली नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होते बट ये लश्चरस है। थर्ड पॉइंट है यार कि कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन एक नॉन मेटल है जी बिल्कुल, अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, इसको हम लोग जनरली जिसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। एग्जैक्टली, डायमंड an allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point। चलो जी सुनो, हम लोग क्या बोलते हैं कि यार मेटल्स जो होते हैं, जी बिल्कुल, मेटल्स जो होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं, जनरली मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, और हम नॉन मेटल को ऐसा नहीं बोलते, मतलब नॉन मेटल जो होता है वो एटलीस्ट इसके इतना तो हार्ड नहीं होता है, ठीक, ऐसा हम बोलते हैं जनरली। बट आप देखो ना, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस दुनिया का कौन सा है? डायमंड। ओके, एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली अगर ये कड़क है, एकदम मस्त हार्ड सा है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और जो भी तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी हाई ही होने वाली है। ओके, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी बिल्कुल, हमने बात करा यार, अभी हमने
बात करी थी कि यार बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, लेकिन हमने अभी जस्ट बात करी ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रोप है, किसका, कार्बन का, वो क्या है, एक बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तेरी की जी बिल्कुल, हाँ एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं वैसे मत करना, नेवर ट्राई इट एट होम। ये जो होता है पेंसिल, अरे सॉरी, ये पेंसिल तुम्हें दिख रही होगी है ना, तो जो पेंसिल का ब्लैक वाला होता है इसको अपन ग्रेफाइट बोलते हैं, मतलब ग्रेफाइट से बना होता है। उसके बाद है यार फोर्थ एक्सेप्शन की, अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। उत्तरी की नरम होते हैं भाई, नरम दिल के लोग हैं ये, इन इतने नरम होते हैं ये कि इनको ऐसे चाकू से काट दोगे ना ये कट जाने हैं, समझ रहे हो। अल्कली मेटल्स जैसे तुम्हारे लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, ये आर सो सॉफ्ट, नाजुक होते हैं भाई, इतने नाजुक होते हैं कि इनको तुम एक ऐसे लो खटैक ऐसे बस चाकू से करा कट गए ये तुम्हारे। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल उनकी डेंसिटीज भी काफ़ी कम होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। बस यार, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। ओके, इस लेक्चर में जितना है मोर देन इनफ है, अच्छे से पढ़ के जाइयो, मचा के आइयो। चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यार देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेटल्स आर बर्न इन एयर। अच्छा, जब मेटल्स को तुमने एयर में जला दिया, तुम जल्लाद हो क्या भाई, जला दे रहे हो सबको, तो मेटल्स को अपन ने एयर में जलाया तो मेटल था, एयर में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें क्या मिला यार, यहाँ मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यार, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही, और हमें क्या मिला यार, ये मेटल ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। वाह जी वाह। सेकंड नंबर पे एग्जाम्पल भाई ने तुम्हारा लिया, आई एम सॉरी बहन ने, तुम्हारी बहन ने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल था, हाँ जी, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ले लिया अपन ने और हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। परफेक्ट। ओके, अब यार इसको पढ़ते हैं, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2। अब आप बोलोगे जो अभी जस्ट पढ़ा है वो याद ही नहीं है, चैप्टर 2 को, चैप्टर 2 कैसे याद होगा, बट रिकॉल कर लो यार, लिखा है तो मान लो, चलो ठीक है कर लिया। हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा ठीक है, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। क्या पढ़ा था, क्या ऐसा कुछ पढ़ा तो था यार, ऐसे याद कर रहा था भाई, अच्छे से बताया मैंने, ऐसे बताया था कि भैया कॉपर है, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड को अगर अपन ने HCl से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल रहा था, याद करो, सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो हमने आपसे, ए भाई कलम चलका नहीं रहे हो, गजब बेइज्जती है। चलो भाई ये, हाँ जी, तो हमें मिलता है वाटर। तो हमने एक चीज़ बोला था कि यार बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, ये सेम ये सेम ये सेम, तो डेफिनेट सी बात है मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो अ बेस, समझ रहे हो ना। बस तो बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक एज वेल एज, आई एम सॉरी, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक। मतलब सुनो, उन्होंने बोला जो तुम्हारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, तुम्हारा जो जिंक ऑक्साइड है ZnO, ये ना एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो गिरगिट हो गया, रंग बदल रहा है। एसिड मिला तो बोले भाई एसिड मैं तुम्हारे साथ मस्त सेटल हो जाऊंगा, बेस मिला तो उसके साथ सेटल हो जा रहे हैं। देख रहे हो क्या सीन हो रहा है यहाँ, तुम्हारा भी यही हाल है, हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। सच अ मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो भाई, ये पूछ सकता है तो दिमाग में भर लो, समझ रहे हो, समझते तुम वैसे भी कुछ नहीं हो, बट फिलहाल इसको समझ लेना कि भैया अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान से देखो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, यही है जिसकी वजह से एम्फोटेरिक आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यार ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड तुमने लिया, इसको तुमने HCl से रिएक्ट कराया जो कि एक एसिड था, हमें मिला यहाँ सॉल्ट प्लस पानी। नमक पानी पीना चाहिए, है ना, तो यहाँ तुम्हें नमक पानी मिल चुका है, पीना मत इसको। वैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दूसरा मेटल मतलब सेम मेटल ऑक्साइड है, बस इस बार इसको अपन बेस से रिएक्ट करा रहे हैं और फिर से हमें नमक और पानी मिल रहा है। तो देखो ना यार, जब ये यहाँ पर रिएक्ट हुआ एसिड से और जब ये यहाँ पर रिएक्ट हुआ बेस से, हमें दोनों बारी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये है, ये तो दल बदलू निकला यार, ये एसिड के साथ है तो भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ है तो भी रिएक्ट कर रहा है, मस्त जीवन बिता रहा है, समझ रहे हो ना। एक टिकटॉकर है कि कौन है, उसकी 2 पत्नियां हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता,
तो उसकी तरह समझ सकते हो उसको कि यार ये इसके साथ भी मस्त सेटल है, इसके साथ भी मस्त सेटल है। तो समझ रहे हो, जो दोनों के साथ सेटल होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। हम लोग ऐसा करेंगे तो अम्मी मारेंगी टांग के, तो अम्मी से एम्फो, और मारेंगे टांग के से सो टेरिक। तो ऐसा समझ सकते हो, वेल एम्फोटेरिक, अम्मी मारेंगी टांग के, अगर हम ऐसा करते हैं तो एम्फोटेरिक। वेल बेकार से ट्रिक है इतना है दिमाग में बैठ जाने की बात खत्म, पैसा हजम। वैसे पैसा तो मिला ही नहीं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। अच्छा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली पानी में तो घुलते ही नहीं है, समझ रहे हो, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। जी बिल्कुल। अब यार तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने तुमको एक चीज बताई थी कि बेस, ऐसे बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं अल्कली, और जो डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम अल्कली नहीं बोलते हैं। तो मान लो ये यार, ये तो मस्त डिसॉल्व हो गया पानी में, इसको अपन ने बोला अल्कली। अगर ये चीज पानी में डिसॉल्व हो गई और इसको अपन ने अल्कली बोला, तो अब इस अल्कली को उठाओ, मान लो ये था मेटल ऑक्साइड MO, और इसको हमने पानी से रिएक्ट करा दिया, हमें क्या मिला, MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी एक बेस था, तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी एक क्या है, बेस है। क्लियर है? तो यार तुम्हें पता, ये तुम देख सकते हो कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स, मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। एंड सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। जैसे सोडियम ऑक्साइड बेस है, पोटेशियम ऑक्साइड बेस है, लेकिन अगर इनको अपन पानी से रिएक्ट कराएं तो ये पानी में डिसॉल्व होके हमें हाइड्रोक्साइड देते हैं, जो कि ऑल्सो एक बेस है। तो ये क्या हुआ है, अल्कलीज। ओके, तो यार वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट reactivities towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. चलो जी, इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो यार डेफिनेट मतलब आप बोल सकते हो कि यार जाहिर सी बात है कि सारे मेटल जो होते हैं या सारे एलिमेंट जो होते हैं उनके सेम रेट से ऑक्सीजन से रिएक्ट वो नहीं करते। सो दैट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। समझ रहे हो, सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टू, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से अपनी रिएक्टिविटी, मतलब कोई ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कोई तेज रिएक्ट कर रहा है, कोई धीरे रिएक्ट कर रहा है, कोई तेज रिएक्ट कर रहा है। हाँ जी, तो सोडियम पोटेशियम जो होता है यार, जो कि इतना ज़्यादा वो रिएक्ट होता है कि अगर उसको ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना, खुला सांड होता है ना, वैसा होता है, वो छोड़ दोगे तो वो मस्त आग पकड़ लेगा। तो ऐसे एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ तो करते हैं कि उसको हम लोग केरोसिन, मिट्टी के तेल में डाल के रख देते हैं, जिससे क्या होगा, वो फायर नहीं कैच करेगा, और क्या होगा। एंड ओके, सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस इज at ordinary temperature, okay, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered within the layer of oxide. Okay, so basically at ordinary temperatures the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of, जी बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखो, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा मेटल हो गया जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये सब जो होते हैं ये हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी एक पतली 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 बहुत ज़्यादा पतली सी लेयर बनी होती है, ऑक्साइड की लेयर बनी होती है। समझ रहे हो, उस ऑक्साइड की लेयर की वजह से ये बाद में रिएक्ट नहीं कर पाते। ओके, जो कि उनकी बोलते हैं ना प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स दैट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली। ओके, सो आयरन does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Okay, तो यार आयरन अगर ऐसे मस्त ऐसे खड़ा से ऐसे आयरन ले लिए एकदम खड़ा से, तो वो उसको जलाओगे ना तो बेसिकली वो बर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसे छोटे 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 आयरन के टुकड़े हैं तो वो जल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे बोला है कि कॉपर जो है वेट या सो कॉपर जो है तुम्हारा, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। वो जलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे उसे कवर हो जाता है ना। और ये सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये तो यार इतने कम रिएक्टिव होते हैं, वो एकदम
पापा की जो एकदम मतलब एकदम सीधे वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे ये भाई कुछ भी कर लो ये रिएक्ट ही नहीं करने वाले, समझ रहे हो। सिल्वर एंड गोल्ड, वेट ओके, सो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर जाओगे तो भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब यार इसकी डेफिनेशन ये क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लेना कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर, थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर का बनना, ठीक है, और ये पढ़ लेना पूरा। वैसे तो इधर आते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द सोडियम इज द मोस्ट reactive of the samples of metals taken here. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium, but burning of oxygen does not help us to decide the reactivity of the zinc, iron, copper और lead. Okay. तो यार ये बस ऐसे बोल रहे हैं कि हमें पता चल गया कि सोडियम भैया बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एकदम मस्त, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम है, लेकिन हम जिंक, आयरन, कॉपर, लेड इन सब की रिएक्टिविटी के ऊपर अभी कमेंट नहीं कर सकते। तो यार आगे आते हैं, मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, पानी के साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। अ मेटल ऑक्साइड दैट आर डिजोल्व इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यार कहना ये चाह रहा है कि अपने पास मेटल था, उसको अपन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, हमारे पास मान लो एमओ बन गया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस आ गई। अब ये जो एमओ था इसने फिर से मेटल ऑक्साइड ने पानी से रिएक्ट करा। ये जो तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड है, ये तुम्हारे पास ये मेटल ऑक्साइड जो है ये पानी से रिएक्ट करा, और ये जो पानी से रिएक्ट करा तो क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड, बस। ठीक है, ओके, नाउ मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैंने भी यहाँ बोला, अंग्रेजी में बोला है, हिंदी में समझ में तो आ ही रहा होगा। और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड, जी मैंने भी यही बोला था। कितने हमारे ख्याल मिलते जुलते हैं ना, अरे मेरे और एनसीईआरटी के जी। सो मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. ओ तेरी की, मतलब यार इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ये कि तुम्हारे एकदम ठंडे ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जा रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रहे हैं, और इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ये इतना गुस्सा इनके अंदर भरा होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि जो हाइड्रोजन निकला ना भैया वो फायर कैच कर लेता है। यहाँ लिखा ना हीट एनर्जी, बहुत ओपी हीट निकलती है। सो पोटेशियम एक मेटल था, इसको अपन ने रिएक्ट करा वाटर से, वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आया, और हाइड्रोजन और हीट एनर्जी भी मिली। इन द सेम वे आप सोडियम का भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओके, सो नीचे आता है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। जो कैल्शियम है, अगर तुम सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, सो बेसिकली जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है, इसका रिएक्शन अगर तुम करा रहे हो पानी के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ये उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में। द हीट इवॉल्व्ड इन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। वहाँ पे हाइड्रोजन फायर कैच कर ले रहा था, यहाँ पे आपने पढ़ा कि यहाँ जो हाइड्रोजन दादा थे वो हमारे फायर कैच कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा भी हीट रिलीज नहीं हो रहा है कि वो आग लग जाए। तो यार आगे लिखा है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। ओके, तो कंटेनर जो होता है ना, अब उसमें क्या, जैसे कैल्शियम जो है ना तुम्हारा, वो बेसिकली फ्लोट करने लगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उनके जो बबल्स बने हैं वो हमारे सरफेस पे चिपक जाते हैं, उस वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ठीक, ओके, देन वी हैव यार मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जी बिल्कुल, जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, इस तरह मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर H2 देंगे। बट ये चीज़ तभी होगी जब क्या होगा, ये तब होगा जब हमारे पास हॉट वाटर होगा, समझ रहे हो ना। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस। बिल्कुल, जैसे कैल्शियम फ्लोट कर रहा था सरफेस पे, समझ रहे हो, उस तरह तुम्हारा मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगेगा सरफेस पे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। तो यार मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगेगा जैसे हमारा कैल्शियम कर रहा है। ओके, सो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम,
आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर, वो ना तो ठंडे से रिएक्ट कर रहे हैं ना तो गर्म से रिएक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होगा स्टीम, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्म होता है स्टीम। तो स्टीम है ना, अगर वो तुम्हारा स्टीम हाथ पे लग जाए ना तो हाथ जल सकता है, जल सकता है क्या, जल जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें, बहुत ज़्यादा हीट होता है स्टीम में। तो ये जो तुम्हारे है ना, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारे पास, तुम्हारा फेरस हो गया, ये लोग क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये रिएक्शन देख सकते हो कि एल्यूमिनियम है, फेरस है, ये पानी से रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास उनका ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यार। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन बढ़िया पूछ सकता है कि मान लो ऑप्शन दे दिया कौन कौन सा मेटल वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम ठंडा रखो, ठंडा वो गोल्डन वाला ठंडा नहीं, पानी को ठंडा रखो, टेम्परेचर मतलब कम है, तो चाहे तुम कोल्ड वाटर लो, चाहे तुम हॉट वाटर लो, चाहे तुम स्टीम लो, ये जिद्दी होते हैं। लेड हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, सिल्वर एंड गोल्ड, ये भाई रिएक्ट नहीं करने वाले, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। What happens when metals react with acid? और की होंदा जब तुम्हारा मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा। देखो मेटल के साथ अगर अपन ने डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करा है, हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आता है, इसका मैंने एग्जांपल भी लेके सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है, तो उस लेक्चर को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड। हमें पता करना होगा क्या सारे मेटल ऐसे ही करते हैं क्या, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इज इट ओके विद ऑल, आई मीन क्या ऐसा सारे ऐसा करते हैं या कुछ ऐसे गिने चुने वाले हैं। तो यार यहाँ पे आते हैं, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। सुनो ये तुम्हारा होमवर्क है, जैसे मान लो जिंक फेरस है, उसके बाद क्या दिया है, मतलब फेरस मतलब आयरन होता है, और एल्यूमिनियम दिया और क्या है मैग्नीशियम, इन लोग को आप रिएक्ट करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सुने मेरे का ध्यान से, ऐसे मत रटो कि यार मेटल है, मेटल के साथ हमने अगर डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें ना यार सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ना को बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं रटना है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना पूछेगा मुझे सॉल्ट बताओ, वो बोलेगा उस सॉल्ट का नाम बताओ जिसके लिए तुम्हें रिएक्शन करने आना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये जो दिया है ना, ये रिएक्शन खुद से करो, और अगर नहीं होगा तो एक बार सर्च कर लेना क्या सही है क्या गलत है, बट एक बार ट्राई जरूर करना, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। अरे जी अच्छी बोल लेते हैं, थैंक यू। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, अभी तो मैंने पढ़ा हाइड्रोजन गैस निकलता है, सॉल्ट बनता भी, ये क्या लिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सीरियसली? तो क्या ये हम जो पढ़े हैं क्या हमने गलत पढ़ा है? तो रुको जरा, सब्र करो, समझ में जरूर आएगा, थोड़ा इधर ध्यान दो। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सुनो, जब तुम्हारा मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है तो रीजन भी सुनो, बिकॉज HNO3, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओह, अब ये क्या आ गया भाई, ये भी बताया मैंने लेक्चर 1 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। सुनो, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों साथ में तो उसको अपन रिडॉक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद वो रिड्यूस होगा, पता है ना। अब इसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगी, वो लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल है, ठीक है। सो यार बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड तुम्हारा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO2। ये जो है ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। हालांकि तुम एक चीज़ समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने पढ़ा कि मेटल और एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन बना ना, ये हाइड्रोजन को HNO3 जो तुम्हारा है ना, ये फर्दर इसको क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। और ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, प्लस ऑफ ऑक्सीजन, तो वाटर बन गया यार, ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या करेगा यार, ये खुद रिड्यूस हो गया, और खुद रिड्यूस होके तुम्हें अपने ऑक्साइड्स दे दे रहा है। ये NO2
N2O NNO। डन है, ओके। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो जो मैग्नीशियम हो गया तुम्हारा और तुम्हारे पास मैग्नीज है, ये जो होते हैं ना, ये रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 से H2 गैस देने के लिए। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। You must have observed the activity this that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium। जो बबल बनने का जो रेट था वो सबसे तेज था किसमें? मैग्नीशियम में। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। इस केस में ही सबसे ज़्यादा हीट रिलीज हो रही थी, सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी मैग्नीशियम वाले केस में। सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे तब क्लैरिटी आ जाएगी। In the case of copper, no bubbles were seen. The temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute acid। देखो यार, जब हमने dilute acid से रिएक्ट कराया किसको? कॉपर को, तो हमारे जो बीकर था ना उसमें तो कुछ गर्मी हुई नहीं। वो तो यार वो तो हीट लगी नहीं रहा कि कोई हीट वगैरह इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब उसने रिएक्ट ही नहीं करा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैग्नीशियम ने बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करा था इन चारों के कंपैरिजन में, इसलिए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन चारों में से। फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम है, फिर तुम्हारा जिंक है, और फिर तुम्हारा फेरस मतलब आयरन है। ओके ओके, सो एक्वारेजिया लैटिन वर्ड है, लैटिन फॉर रॉयल वाटर। अच्छा, रॉयल वाटर मतलब वो राजा लोग का पानी। एज अ फ्रेशली, हालांकि ये पीते थोड़ी ना, ये तो कोई टच भी नहीं करेगा, हाथों जलने लगता है, समझ रहे हो? तो ये रॉयल वाटर बस उसको बोला जाता है। इट्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। अच्छा सुनो, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लो, लेकिन कंसनट्रेटेड लेना एकदम कड़क वाला, ताकि छुओ तो उंगली जल जानी चाहिए, ऐसी वाली, ठीक है। और साथ में कंसनट्रेटेड तुम ले लेना HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब सुनो, ये तुम लोगे, मान लो तुम एक डिब्बा ले रहे हो, इतना बड़ा डिब्बा है, तो इसको लोगे तुम 3 डिब्बा, इसको लोगे तुम 1 डिब्बा, है ना, इसलिए बोलते हैं 3:1। तो 3 डिब्बा HCl, 1 डिब्बा HNO3 लेते हैं, और जो बनता है उसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू so alone। Aquaresia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reasons that is able to dissolve gold and platinum। सुनो, हमने अगर आपको याद हो तो बताया था कि जो तुम्हारा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये तुम्हारा दोनों सिल्वर ही लिख दिया, वेट, हाँ जी, Ag और Au। तो यार Au इज गोल्ड एंड Ag इज सिल्वर। तो ये जो दोनों जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? लेस रिएक्टिव। और अगर ये लेस रिएक्टिव हैं तो तुम्हारे एसिड से ना ये सीधे से रिएक्ट नहीं करते थे, आसानी से रिएक्ट नहीं करते थे, इनतक करते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि हमने बोला यार एक्वारेजिया इतना कड़क होता है कि उसमें तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर और इवन प्लेटिनम भी डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। हालांकि मैं बताऊं, जो हमारे पास सोनार अंकल होते हैं ना, हाँ जी, ज्वेलरी शॉप वाले अंकल, तो वो क्या करते हैं कि अगर हम मम्मी हमारी मान लो अपना ज्वेलरी देती हैं उसको साफ़ करने के लिए, तो वो ये एक्वारेजिया है, उसी में उसको डाल के वो साफ़ करते हैं, समझ रहे हो? जो उसका ऊपर का गंदा रहता है वो उसमें मेल्ट हो जाता है। कभी कभी तुम देखे होगे, तुम क्या देखोगे, मम्मी से पूछना अपने कि जब वो धुलाने के लिए देती है, मान लो ये नेकलेस दी, ये था 50 ग्राम का, और धुलने के बाद उन्हें मिल रहा है ये 48 ग्राम का। तो क्या उन्होंने चोरी कर ली? नहीं, चोरी नहीं किया, मतलब शॉपकीपर या सॉरी ज्वेलरी वाले अंकल ने चोरी नहीं करी। उन्होंने इस एक्वारेजिया में जब इस नेकलेस को डाला तो इसके ऊपर की गंदगी वो तो मेल्ट हुई, बट थोड़ा सा गोल्ड भी मेल्ट हुआ, जो कि उस एक्वारेजिया में ही रह गया। और हमें फाइनली जो हमें नेकलेस मिला एकदम साफ सुथरा, मस्त, एकदम नया नया लग रहा है, लेकिन अब वो 48 ग्राम का हो चुका है। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा हो इतना 50 से 48 होता नहीं होता ये नहीं पता। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, तो यार आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल। दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से मेटल कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, तो यार देखो, मेटल ले लिया अपन ने और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। तो हमें मिल रहा है सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन A और साथ में मिल रहा है मेटल B। अब ये क्या हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे इफ एंड ओनली इफ मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B। सुनो, हुआ ये यार कि ये जो मेटल A, ये जो तुम्हारा मेटल A है ना, ये मेटल A जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव था इस मेटल B से, इसलिए इस मेटल B को घर भेज दिया और अपने इसके साथ खुद अपने साथ इसके साथ निकल गया। बस एकदम सिंपल सा है, समझ गया? बहुत बढ़िया। तो यार आगे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब ये क्या होता है
सो द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, तो उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज किए रहते हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, ये देखो ना ऐसे ऐसे ये चीज़ नीचे आ रही है, ये चीज़ नीचे आ रही है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव है, ऊपर वाला ये जो है ये सब मोस्ट रिएक्टिव है। फिर ये तुम्हारी रिएक्टिविटी धीरे धीरे दिख रही है, नीचे आ रही हो, डिक्रीज हो रही है, और ये नीचे वाला सबसे। इसलिए तो मैंने बोला था ना, ये जो हमारे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये लोग क्या होता है, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे हमने बोला था पानी, तुम गर्म पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, स्टीम ले लो, ये तो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, यही रीज़न होता है, समझ रहे हो। और यहाँ जैसे जैसे नीचे आ रहे हो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और ऊपर वाले तो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसलिए तो ये पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये लोग जब रिएक्ट कर रहे थे, स्पेशली पोटेशियम सोडियम जब रिएक्ट कर रहे थे, तो मस्त एकदम आग वाली सिचुएशन आ गई थी, एकदम स्टेज पे आग लग गया था, ठीक है। तो यार आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें ना यार एक चीज़ ने बोला है कि क्लास 9th में अगर तुमने पढ़ाई करी हो तो यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमने पढ़ा होगा, और जो हमारे नोबल गैस होते हैं वो हमेशा अपने ऑक्टेट को फिल करना चाहते हैं, वैलेंस शेल चाहते हैं कि उनका कम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। तो अभी वो चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, हालांकि हम बताते हैं वैसे। We can see that this sodium atom, sodium atom has one electron in its outermost shell। सोडियम मेटल के सोडियम जैसे, अब देखो इसका क्या है बताती हूँ मैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ से होता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर इसके साथ आ जाता है नियॉन। ये तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लेना, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, इसको हम बोलेंगे सेकेंड पीरियड। टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड। हालांकि 4th चैप्टर इसी से रिलेटेड है जो कि टर्म 1 में है, ठीक। फिलहाल ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला है उसमें सब सिर्फ एस आता है हमारे, ये याद कर लो, एस पी डी एफ जी एच। हालांकि ये सब इतना जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कितना याद रखना है, ये ले लो, मान लो ये 2-3 चीज़ पता होना चाहिए कि एसपीडी होता है, एसपीडी पावर रेंजर्स आता था एक सीरियल, उसे याद कर लो, एसपीडी। तो फर्स्ट पीरियड में जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एस होगा। अच्छा जी, सेकेंड पीरियड में जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ पी होगा, नहीं, उसके पास एस भी होगा और पी भी होगा, उसके पास 2 होगा। और जो थर्ड में होगा उसके पास एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है। या तो यार हम यहाँ पे थे कि एस मैक्सिमम 2 ले सकता है, ठीक है जी, और पी मैक्सिमम कितना ले सकता है, 6, और डी मैक्सिमम कितना ले सकता है, 10। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, एस। अच्छा, सेकेंड पीरियड में क्या होता है, एस प्लस पी, उत्तरी की। थर्ड पीरियड में क्या होता है, एस प्लस पी प्लस डी। इस तरह तुम करते जा सकते हो, है ना। तो एस में कितना रखोगे, 2। फर्स्ट पीरियड में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, इसीलिए तो फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स 2, जितने इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो ना। ये देखो, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, कितने हुए, 2 हुए, इसीलिए तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं ना दादा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यार इधर देखो, इसमें कितना है, एस में कितना होता है 2, पी में कितना होता है 6, देख लो ना, 2 और 6, एस टोटल 8। इसीलिए तो ये जो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तरी की, ये तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 जी, बिल्कुल। इसीलिए तो सेकेंड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसमें जब तुम थर्ड में होगे तो एस प्लस पी प्लस डी, हालांकि इसकी नीड नहीं है बट हम बताते हैं। जैसे 2 + 6 + 10 कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो थर्ड पीरियड होगा उसमें तुम्हारे पास 18 एलिमेंट्स होंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो यार आते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ सम एलिमेंट्स पे। नोबल गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। देखो आई सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉन पता होगा, इलेक्ट्रॉन पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे। बेसिक्स याद कर लो कि के एल एम एन जो होता है ना, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एल में मैक्सिमम 8 जा सकता है, एम में भी 8 जा सकता है, और एन में 2 8 8 18 18 ऐसे चलता है। तो एन में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, ठीक। हालांकि काम की चीज़ ये याद रखो कि 2 8 8 है, और यहाँ पे 18 तक तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं जाएगा, बट ये मेन है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का। चलो जी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। हाँ जी बिल्कुल,
कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो बहुत बढ़िया है। अब देखो तुम बोलोगे सॉरी तुम बोलोगे KLMN। कैल्शियम सबसे पहले के में मैक्सिमम कितना जाएगा 2, बचा कितना 18। एल में मैक्सिमम कितना जाएगा 8, बचा कितना 18 में से 8 गया 10, तो 10 बचा ना। लेकिन एम मैक्सिमम ले कितना सकता है, देखो ना एम मैक्सिमम ले कितना सकता है 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। ओके 8 यहाँ दे दिया था 10, तो बचा कितना 2 आ जाएगा यहाँ। तो 2 8 8 2, क्या हम लोग ऐसा सही किए अभी चेक करते हैं। ये देखो कैल्शियम है 2 8 8 2, वाह तो सही है। इस तरह से कर सकते हो, बस इतना पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या है ये पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस पहला पता चल गया। दूसरे नंबर पे क्या पता होना चाहिए वो ये है कि KLMN का क्या सीन है भैया। K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में भी 8 होता है और N में 18 होता है। इस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। पहले आगे वाले का पेट भरेंगे, उसके बाद उसके पीछे वाले का पेट भरेंगे। मतलब पहले K का पेट भरेंगे, फिर L का पेट भरेंगे, फिर M का भरेंगे, फिर N का भरेंगे। अगर खाना रहेगा तो सबको खिलाते जाएंगे और नहीं रहेगा तो उतने पे रुक जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यार हीलियम की। हीलियम हमारे पास 2 ही खाना था और K जो है ना अकेले 2 खाना खा गया। तो K को देने के बाद हमने L और LMN को पूछा तक नहीं। जैसे नियॉन में मेरे पास मान लो 10 खाने हैं, तो 10 में से क्या होता है ना 10 में से क्या हुआ कि 2 तो K खा गया क्योंकि K भुक्खड़ है, वो 2 खाता है। लेकिन उससे ही बड़ा भुक्खड़ कौन है भैया, कौन है L है। L ने अकेले 8 खा लिया, तो बच्चा 8 + 2 कितना हुआ 10, और था कितना 10, 10 का 10 यूज हो गया। तो इन लोग को हम पूछेंगे तक नहीं। तो यार ये कुछ तो बचा हुआ कि इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या देता है NaCl। तो यार सोडियम प्लस क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया NaCl मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसा है ना कि सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय क्लोरीन। ये देखो इन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने बोला मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा और ये बोले ठीक है मैं लेके निकल लूंगा, काम खत्म। देखो ये मान लो इनकी बेटी है, इनको शादी करानी है, तो ये अपनी बेटी ऐसे तो फेंकेंगे नहीं। तो पहले ये क्लोरीन जो है इनके दूर के दोस्त हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। इनसे बात हुआ कि आप मेरी बेटी को ना मेरी बेटी की ना शादी करानी है आपके बेटे से। तो ये देखो ये रही मेरी बेटी इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा ठीक है मैं आपकी बेटी को लेकर जाऊँगा जो भी है। तो अभी पहले दोनों का सेटलमेंट हुआ, मतलब ऐसे किसी को भी थोड़ी नहीं दे देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इस क्लोरीन को दिया, और फिर वहाँ पे NaCl आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद NaCl बना। ठीक, ओके। सो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स a unit negative charge because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its key। तुम्हें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 17 और प्रोटॉन भी कितने हुए 17। लेकिन माय डियर फ्रेंड हमने अभी एक इलेक्ट्रॉन तो दिया अपनी आपसी सहमति से Na, और Na ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इन क्लोरीन भैया को दे दिया। तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए, प्रोटॉन कितने हैं 17। तो 18 जो है वो ज़्यादा हुआ, 17 तो बेसिकली कम ही है ना। तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि उस एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, सो दिस गिव्स अस क्लोराइड अनायन दैट इज Cl माइनस। इसको हम बोलेंगे अनायन, क्या बोलेंगे क्लोराइड अनायन। ओके सो बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन हैव, देखो इस तरह सोडियम ने क्या हुआ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ मुझे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 11, प्रोटॉन कितने हुए 11। लेकिन इन भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन तो डाउन कर दिया, बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 11, तो प्रोटॉन ज़्यादा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए हम इसको लिखेंगे Na+, सोडियम कैटायन। समझे, हुआ ये कि Na के पास था प्लस, Cl के पास था माइनस, दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम किया, प्लस माइनस अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें NaCl मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो इनका ये ना यार ये देखो डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिलहाल इधर ध्यान दो। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride। I told you कि उनके बीच का ऐसा मस्त तो अट्रैक्शन फोर्स था, अपोजिट है, इसलिए अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगे, जिसके कारण बस NaCl बन गया।
ये आपको याद होना चाहिए, नोट करना चाहिए कि it should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of positively charged ions. I'm sorry, but aggregates of oppositely charged ions. ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, ऐसे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहते, ये ऐसे रहते हैं Na पॉजिटिव Cl, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, इस तरह ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन यार, कैसे तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो पहले हम लोग इसको कंफर्म करते हैं, एक बार बताते हैं डिटेल में। जैसे तुम्हारा सोडियम है, कितना था 11 एटॉमिक नंबर है, तो कितना बोलोगे 2 8 1, समझ में, KLM, समझे। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का हमने बोला था 17, अच्छा जी, तो 17 है तो यहाँ भी KLM है उनका, तो 2 8 कितना बचा 7। अब तुम देखो, हमने बोला कि सब अपने ऑक्टेट को फिल करना चाहते हैं, तो ये क्या चाहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो जाएगा 2 8 8, भाई साहब इतनी खुशी, ठीक है। और अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये भी बन गया 2 8 0, मतलब 2 8, मतलब ऑक्टेट जो है वो पूरा फिल्ड है, तो ये भी बहुत खुश। तो इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लिया। अब इसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे, मतलब डॉट ये जो इलेक्ट्रॉन बना के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं अब हम, आ जाओ यार। तो ये देखो, इन्होंने बोला यार देखो, हमने ये चीज़ बता दी कि इतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ओके। एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, इसलिए यहाँ पे क्या होता था 7 होता था, लेकिन अब आ गया है 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन भाई ने दे दिया है, और इन भाई का इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे जो 1 होता था वो अब नहीं है, सिंपल, ओके। तो देखो यार, हमने बोला यार हमारे पास है N, साथ में हमारे पास है Cl, तो हम ना दोनों के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है का जो हमें देना है, और Cl का हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये उठा के यहाँ दे देगा, बस काम खत्म। तो इनको तुम लिखोगे Na पॉजिटिव, क्योंकि ये दे चुके हैं, और इनको लिखोगे ऐसे Cl माइनस, साथ में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक, ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। तो यार अब हम बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एटॉमिक नंबर जितना उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, पता है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, देखो यार 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 KLM, ठीक है जी, 2 8 8 2 10, और हो गया हमारे पास 2 यहाँ आ गया। अब यार ये ऑक्टेट बनाने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बनाए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो जाहिर सी बात है 6 लोगों को बुलाना मुश्किल है, ज़्यादा बेटर है कि आप 2 लोग को भेज दो, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप ये जो हमारे भाई साहब 2 है ना, इनको ऐसे गायब कर दोगे, और ये गायब करके कहाँ गए, ये जो क्लोरीन भैया है ना इनके पास चले गए, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे यार क्लोरीन भैया को तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट यार आपने तो 2 दे दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीन अकेले है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर हम 2 क्लोरीन ले लेते तो 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा ना दादा, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन ले लिया था। तो यहाँ रिएक्शन कुछ ऐसे हुई, ये मैग्नीशियम था जिसके 2 इलेक्ट्रॉन दानी मैग्नीशियम है ये, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया इस क्लोरीन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो द कंपाउंड्स फॉर्म्ड in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds। ऐसे compounds जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनते हैं, मेटल से नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है जी, ओके। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये ज़रूर से पता होना चाहिए। अब यार ये एग्जाम्पल देख लो आप कि NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 1686 है। तो यहाँ से तुम देखो ना यार, ये सारे वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और इनका तो देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो मतलब इनका जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज।
We have observed the following general properties for ionic compounds. Physical nature. Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and the negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when the pressure is applied. अब देखो यार एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, पूछ रहा है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात कर रहा है वो, ठीक। अब मैं बात करती हूँ NaCl जो घर वाला नमक होता है, मान लो अगर उसमें पानी नहीं चला गया, वैसे ऐसे कड़ा हो गया है, समझ रहे हो, सॉलिड फॉर्म में, तुम उसको अगर ऊपर से पीटोगे ना तो वो ऐसे चूर 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 में बिखर जाता है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि वो ब्रिटल होते हैं। अच्छा जी, अब यार आयनिक सॉलिड्स आर समवॉट हार्ड। अब उसका जो एक एक क्रिस्टल होता है वो मतलब अगर तुम टच ऐसे वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड मतलब कड़क होता है, समझ रहे हो ना। जैसे कोई एक सेंधा नमक या कुछ तो नमक, ऐसा कोई नमक ऐसा होता है ना जो एकदम ऐसे कड़क सा होता है, काला नमक होता है कि सेंधा नमक पता नहीं, बट उसको लोग गांव में यूज़ करने के लिए उसको पहले उसको कूचते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली हार्ड होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लग रही होती है। ओके, हमारे पास है फिजिकल नेचर के बाद हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ऊपर बताया कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। एग्जैक्टली, देखो मान लो ये ऐसे सॉलिड, पता होगा ना सॉलिड में, मान लो ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जितने भी चीज़ें होते हैं ऐसे एकदम चिपके से होते हैं, और हम चाहते हैं कि इनको हम सॉलिड से लिक्विड में लाएं, तो इनको हम ऐसे जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होगा, ये जो है ना ये दूर दूर चले जाते हैं, थोड़े इनके बीच में गैप्स आ गया, समझ रहे हो, ये दूर दूर चले गए हैं, इनके बीच में गैप आ गया, तो ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इनके बीच का, यहाँ देख सकते हो तुम, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, वही चीज़ है। दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो हमने काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ी ताकि उस बॉन्ड को हम तोड़ सकें। ऑलराइट, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था, क्या बताया था, मान लो मेरे पास है NaCl, इसको अपन ने पानी में डाला तो क्या होगा, ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है। हमारे पास अगर डिस्टिल वाटर होता था तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था, लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, एक मिनट, लेकिन अगर हम उसमें ऐसे नमक डाल दें, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, करेगा। ओके, धन्यवाद। It's a huge request that please share it and subscribe to this channel। हाँ जी, पसंद आए तो लाइक कर दियो।